वेलकम बैक। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम खबरों के बाद आपको अपने एक्सपर्ट की तरफ लेकर जाएंगे, साकिब खान साहब, जो कि मैवरिक क्रिकेट क्लब के यहाँ पे ब्रैम्पटन के अंदर कैप्टन हैं। उनसे हम बात करेंगे। अंडर 16 भी ये खेले हुए हैं और बहुत सारी जो टीम्स जो अच्छे वक्त थे पाकिस्तान के, उसमें जो पाकिस्तान में आती थी, उसमें बड़े बड़े स्टार्स के साथ एज किड्स मैन ऑफ कोर्स इनकी बहुत सारी मुलाकातें थी और बहुत कुछ इनको करीब से उनको देखने का और खेलने का मौका मिला। तो बहुत इनके पास फॉन्ड मेमोरीज हैं, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे और जो हमारा करंट वर्ल्ड कप है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हम उनको वेलकम करते हैं। हेलो साकिब, वेलकम टू द शो। हेलो शाजिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप के क्या हाल चाल हैं? क्या आप तो बड़े एंथुजियास्ट हैं ना, तो मैंने कहा मैं पूछ लूं, पहले हाल चाल पूछ लूं। ठीक है आप? हाल चाल बहुत अच्छे हैं जी। अच्छा अच्छा, नहीं वर्ल्ड कप आप के बड़े, मैचेस आ रहे हैं। जी जी, आप बड़े होपफुल थे कि पाकिस्तान पहुंच जाएगा आगे। तो हाँ जी, अब ये क्या नजर आ रहा है आपको? डेफिनेटली होप्स तो थी। अब वो होप्स काफी हद तक खत्म हो गई हैं। वो पूछने की कि पाकिस्तान फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच सकता है कि नहीं, हम्म। तो उसका बेहतरीन जवाब ये है कि जी मैथमेटिकली पहुंच सकता है। इसके अलावा कुछ चांसेस नहीं हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ना एक्सपर्ट्स जो हैं कि 288 रन से अगर आप हरा दें इंग्लैंड को, तो फिर आपका रन रेट अच्छा हो जाएगा, तो आप वहां जी पहुंच सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मतलब 400 रन आपको कम से कम करने होंगे, तब आप इतना 120 रन का तकरीबन आपको मार्जिन दे सकते हैं जिसमें आप इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं। दोनों चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। जी अच्छा, वो पिच कैसी है? वो किसको हेल्प करेगी, बॉलर्स को या बैट्समैन को? देखें, ज्यादातर अगर आप देखें पिचेस जो हैं इंडिया की, वो सारी आईपीएल की हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं, बैट्समैन को फेवर करती हैं। सिर्फ जब शाम के टाइम सेकंड इनिंग जब स्टार्ट होती है, जब शुरू में थोड़ा सा ड्यू हल्का सा पड़ा होता है, पिच गीली होती है, तो पहले आपको 10 ओवर्स बॉलर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है, जिसमें आप अपना जो अच्छे बॉलर्स हैं वो उसका फायदा ले सकते हैं। बाद में सीमर स्पिनर्स के लिए अगर ड्यू ज्यादा पड़े तो ग्रिप करना मुश्किल हो जाती है। तो इसके अलावा इट्स ऑल बीन बैटिंग पिचेस ऑल इन ऑल। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से बॉलर्स यहाँ पे सक्सेसफुल रह सकते हैं? क्योंकि हमेशा से मैं बार बार ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान की हमेशा से स्ट्रेंथ जो होती थी उसके बॉलर्स होते हैं। इस वर्ल्ड कप में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आई है, लेकिन अब इस पिच के ऊपर इंग्लैंड के खिलाफ जो है, जो कंडीशंस हैं वहाँ पे, उसमें कौन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा? हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर पहले तो अगर टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग करने का मौका मिले तब ही कुछ पॉसिबल है। टॉस जीते ये लोग अगर खुद बॉलिंग करें, तो इंग्लैंड सॉरी बैटिंग करें, तो तभी पॉसिबल है। बॉलिंग आ गई तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब बॉलिंग में हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि शायद अफरीदी, जो थोड़ा बहुत एक दो मैचेस में इनकी कुछ हमें दोबारा से वो जोश जज्बा, बॉलिंग में स्पीड, उनकी स्विंग देखने को मिली, वो वापस आए, वो अच्छा परफॉर्म करें। साथ साथ हारिस रऊफ ने अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई खास कारकर्दगी नहीं की। उनकी सिर्फ रिलायंस होती है उनकी स्पीड के ऊपर, और इन पिचेस पे 140 प्लस बॉलर्स को खेलना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि बैटिंग ट्रैक्स हैं। अगर वो स्टिल कुछ आखिरी मैच में कुछ स्पेशल कर सकें, कुछ अपनी टैक्टिक्स चेंज करें, कुछ अपनी लेंथ को वेरी करें, कुछ अपनी स्पीड को वेरी करें, तो उनसे उम्मीदें हैं कि शायद वो कुछ परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा मोहम्मद वसीम को खिला रहे हैं। अगर मैं समझता हूं कि साथ में इस जमान खान को भी चांस दे दिया जाता तो अच्छा होता। किसी और मैचेस में तो आज हम उनको कंसिडर कर सकते थे, लेकिन आई स्टिल फील कि जमान खान एंड स्पेशली इब्रार, जो कि अभी तक इस कोई भी मैच नहीं खेले, बहुत अच्छी क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, उनका बेंच पे बैठना बिल्कुल जायज नहीं है। दे दें उनको चांस। What is there to lose? I mean, everything is on the line anyway. So try something different. Bring Ibrar in instead of Osama Mir. अच्छा ठीक है। और आपको नसीम शाह की जो है वो कमी महसूस हो रही है स्क्वाड के अंदर? Absolutely. और इस पर जिम्मेदारी जो है मैं उनकी गैर मौजूदगी सबसे पहले टीम के लिए बहुत नुकसानदेह हमने देखा है। हसन अली की वो बात बिल्कुल नहीं थी जो नसीम शाह की होते हुए होती स्पेस अटैक में। नथिंग अगेंस्ट द बॉलर, लेकिन हर एक की अपनी कैपेबिलिटी होती है। मैं इस थोड़ा सा अब इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। इस पूरे साल में अगर आप देखें तो हमारे मैं अगर एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल बुमराह तकरीबन फिट हुए 7-8 महीने हो गए थे उनको, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस किया है और इंडियन मैनेजमेंट का
प्राइमरी कंसर्न ये था कि बुमराह फिट हों वर्ल्ड कप के लिए, तभी इनको बहुत लिमिटेड मैचेस खिलाए गए। हमारे बॉलर्स को शाहीन अफरीदी हो गया, नसीम शाह होगा, ये ना सिर्फ अपने क्रिकेट के लिए मतलब कौमी टीम के लिए खेले थे, इसके अलावा ये इंग्लैंड भी गए हैं और उन्होंने 100 बॉल टूर्नामेंट खेला है। आई मीन आपका इंटरनेशनल स्टेटस है, आप 100 बॉल के टूर्नामेंट में क्यों खेलना चाहेंगे जहां इंग्लैंड के अपने स्क्वाड के प्लेयर्स नहीं खेल रहे? और फिर आपने टफ सीरीज करवा दी इन गर्मियों में श्रीलंका में जहां मौसम वैसे बड़ा गर्म और ह्यूमिड होता है। तो इन सब फैक्टर्स ने हमें काफी इफेक्ट किया है और इसमें नसीम शाह की इंजरी इज टॉप ऑफ द लिस्ट। अच्छा, ये जो है बहुत ज़्यादा बात आती है और मैं तो खुद भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि क्रिकेट जो है काउंसिल जो है उसका हेड जो होता है उसको कोई क्रिकेटर होना चाहिए। अच्छा, ये तो हम अपने पाकिस्तान में कहते हैं और हिंदुस्तान में जहाँ पे कि गेम इतना डेवलप हुई है, लेकिन आप देखें कि हिंदुस्तान में भी जो बीसीसीआई के हेड हैं जे शॉ साहब, वो भी कोई क्रिकेटर नहीं है, वो भी एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये जाकिर साहब, इनकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, उनकी भी है। वो आपको पता ही है कि जो मोदी जी के नंबर 2 हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं वो, लेकिन उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी कैसे चल रही है और हमारे जो हैं मामलात वो इतने ढीले कैसे चल रहे हैं? जो एक बोर्ड है, बोर्ड के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं बैठे हैं जिनको पता है कि हमने किन प्लेयर्स को बड़े प्यार से खिलाना है और इन टूर्नामेंट्स में इजाज़त देनी है और ऐसे इनको आगे लेके चलना है। ये कैसे, ये लोग मामलात कैसे चला रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स तो दोनों बोर्ड्स में हैं। तो ये इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें थोड़ी। बिल्कुल एग्री, दोनों की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो बीसीसीआई के हेड हैं वो कितनी दफ़ा आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी है या खबरों में उनको देखा है किसी टीम की सिलेक्शन के हवाले से, किसी टूर के हवाले से? वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स उस हद तक हैं कि यस वो बोर्ड है, उन पे वो ज़ाहिर वहाँ भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो फिर इंटरफेयर भी करती हैं इन द क्रिकेटिंग अफेयर, विच इज़ रॉन्ग, जो कि मैं समझता हूँ कि इंडिया में नहीं होती। वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, वहाँ प्रोफेशनल्स बैठे हैं, उनकी जो एकेडमी है दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जहाँ रिहेबिलिटेशन होती है, यूथ के प्रोग्राम चल रहे होते हैं और प्लेयर्स की डेवलपमेंट होती है। उन चीज़ों में हेड का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स के हाथ में है। यहाँ ऑन द अदर हैंड हमारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, एक तो बड़ा एक मजाक बन गया है कि आईसीसी के सर्कल्स में कहा जाता है कि अगर एक मंडे को आप पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बात करें, अगर नेक्स्ट मंडे को आपने कॉल की तो शायद आपको नेक्स्ट दूसरा कोई चेयरमैन वहां बैठा हुआ मिले। तो और जिसका आप देख रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है। प्लस दूसरी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग आप सिलेक्शन के लिए लेकर आते हैं, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नथिंग अगेंस्ट आवर फॉर्मर प्लेयर्स, वो जबरदस्त प्लेयर्स थे, लेकिन आप शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक, जब इनके क्लोज रिलेटिव्स अपने खेल रहे हैं टीम के अंदर, ये लोग इस सबसे पहले इनको खुद ही माजरत करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है और वो इन्फ्लुएंस भी करता है। सॉरी, मैंने जाकिर कह दिया, जाकिर नहीं, ज़का अशरफ साहब हैं इस वक्त चेयरमैन पीसीबी के, सॉरी ज़का अशरफ साहब, वो मैंने जाकिर साहब पता नहीं किस ख्याल में कह दिया, सॉरी फॉर दैट। तो ये ऐसे अच्छा ठीक है, बिल्कुल ये जो आपकी बात है कि यस बिल्कुल जो जय शॉ साहब हैं, अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ी कोई डिस्कशंस ना होएं जैसे पाकिस्तान बोर्ड के साथ है, दूसरे बोर्ड, तो वो कहीं पर वाकई बिल्कुल आपकी बात है, ये ठीक है कि वो नज़र नहीं आते हैं। अच्छा, ये जो है कुछ लोगों की आज उम्मीद है, जैसे कि अब मोहम्मद आमिर जो है उसने भी कहा है कि पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ मेकिंग 400 to 450 रन्स। और आज बाबर आजम की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है प्रायर टू द मैच, उसने भी कहा है कि हमारे पास अब एक प्लान है और उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो अगर अब प्लान है तो मेरा क्वेश्चन ये है साकिब कि अब तक प्लान कहाँ था? अब तक प्लान से क्यों नहीं चल रहे थे आप? जैसे कि एक प्लान के साथ आप देखें इंडिया खेल रहा था, एक प्लान के साथ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, एक प्लान के साथ साउथ अफ्रीका खेल रहा था, तो पाकिस्तान बगैर प्लान के क्यों खेल रहा था? भाई नंबर 1 ओडीआई टीम थी आप, तो आप बगैर प्लान के खेल रहे हैं और अब आप बनाएंगे जब आप बिल्कुल ही मरने लगे हैं। तो व्हाट इज गोइंग ऑन? आपका बिल्कुल जी सही कहा है आपने, और यही लैक ऑफ प्लानिंग थी जो हम इस दफा भी इस अपने वही 2+2 के चक्कर में बैठे हुए हम क्वालिफाई नहीं कर सके। यही सूरत हाल हमने 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखी, जहां लॉर्ड्स में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को उनको 316 रन से हराना था, जो नहीं कर सके, और
कल भी न्यूजीलैंड जैसी टीम को 280 रन के मार्जिन से हराना ऑलमोस्ट मुश्किल लग रहा है। तो प्लानिंग नहीं, ना इंग्लैंड सिर्फ इंग्लैंड के साथ है मैच कल न्यूजीलैंड के साथ नहीं है, इंग्लैंड के साथ है। सॉरी इंग्लैंड के साथ, हाँ। सॉरी अबाउट दैट। इंग्लैंड को 280 रन से हराना बहुत मुश्किल लग रहा है और यही लैक ऑफ प्लानिंग होती है ना सिर्फ मैच के हद तक बल्कि पूरे इस टूर्नामेंट की बिल्डअप में भी। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपने वनडे सीरीज खेली नीदरलैंड्स के खिलाफ, फिर आपने खेली अफगानिस्तान के खिलाफ। तो अगर आपने वो खेलनी थी तो वहाँ आप यंगस्टर्स को चांस देते, अपनी बेंच स्ट्रेंथ बेहतर करते, फिर आपकी इंजरीज होगी तो आपके पास बेंच की था ही नहीं इसको रिप्लेस करने की। जहां तक कल की मैच की बात है तो जरूर बाबर आजम कैप्टन है, लोग उनसे पूछते हैं कि क्या होगा, तो थोड़ी हद तक प्लानिंग होगी कि पहले 10 ओवर में क्या करना है, फिर 20 से 30 में क्या करना है। इतनी प्लानिंग तो क्लब लेवल पे भी लोग करते ही हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये प्लान शुरू में कहाँ थे और पूरे इस टूर्नामेंट की बिल्डअप में वो प्लान कहाँ थे, जिसका शायद अगर वो प्रॉपरली प्लानिंग होती तो हम इस आखिरी मैचेस में और नेट रन रेट्स के उस पे रिलायंस पे ना आते, हम डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुके हो। जी, अब आप देखें ना कि साउथ अफ्रीका जो था नंबर 3 पे था और आज जो उन्होंने मैच जीता है अफगानिस्तान से, उसकी वजह से अब वो नंबर 2 पे आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे चला गया है। तो आप देखें कि ये कितने क्रूशल होते हैं मैचेस इस तरह करना। अच्छा साकिब, जस्ट राइट एट द एंड हम आपसे आपकी अपनी एक कोई मेमोरी पूछना चाहेंगे, जैसे कि पिछली दफ़ा आपने अपनी 2 मेमोरीज हमारे साथ शेयर की थी, और इस तरह की कोई 1-2 मेमोरीज जो हैं आपकी इन जो क्रिकेटिंग ग्रेट्स हैं उनके साथ की जो हैं, आपने उनको देखा या उनसे बातचीत की वहाँ पे पेशावर में, तो आप वो हमारे साथ कुछ शेयर करें। जरूर जी। ईयर था जी 2002 या 3 में, जब पाकिस्तान टीम एक मैच कर रही थी श्रीलंका के खिलाफ पेशावर अरबाब नियाज स्टेडियम में। तो वहाँ 2 मुझे चीजें याद हैं। एक तो ऑफ कोर्स मैंने पहले भी कहा, वसीम अकरम का मैंने जिक्र पहले भी किया था, हमारे वन ऑफ द ग्रेट बॉलिंग लेजेंड्स। उनको दोबारा मुझे अरबाब नियाज स्टेडियम में देखने, उनकी बॉलिंग देखने का मौका मिला। और हम वो एक बैटिंग पिच है, बिल्कुल पेशावर की डेड पिच है, लेकिन उसमें वसीम अकरम ने जबरदस्त बॉलिंग की थी। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे मुरलीधरन को पहली दफा देखने का मौका मिला और मुझे अंदाजा हुआ कि इनको लोग कैसे खेल लेते हैं, वो जिस तरीके से बॉल स्पिन करते हैं। मैंने आज तक कभी इस एक्शन में और ऑस्टिन को इतना स्पिन करते हुए नहीं देखा। लेकिन उसके बाद फिर शोएब अख्तर भी खेल रहे थे, उस मैच में नहीं खेल रहे थे, लेकिन उस पार्ट ऑफ द टीम ही वाज इंजर्ड, बट व्हाट अ जेंटलमैन। उन्होंने किसी बड़ी मुश्किल से हम करीब पहुंचे तो वहाँ बैल्कनी पे खड़े थे, तो उन्होंने हमें अंदर बुला दिया, बिठाया, हमें हमारे साथ गपशप लगाई, कुछ बख्तर के साथ कुछ टाइम मिला और कुछ जो बाकी प्लेयर्स बैठे थे अपने ड्रेसिंग रूम में, उनसे हम मिले थे 10-15 मिनट के लिए, बड़ी अच्छी गपशप। कौन कौन था उसके अंदर? एक तो शोएब थे, और कौन था? शोएब अख्तर था जी, और एक वजातुल अवास्ती थे, हमारे प्लेयर जो खेलते थे उस जमाने में, और सईद अनवर भी थे। अभी उनके बस ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के करीब थे, लेकिन वहाँ से उनको वहाँ देखने की बात। सईद अनवर की गेम के बारे में आप क्या कहते हैं? जिस वक्त वो खेलते थे तो वो किस तरह के वो प्लेयर थे? क्योंकि लोग तो उनकी बड़ी तारीफें करती हैं, लेकिन आपने तो बड़ा अप क्लोज उनको देखा हुआ है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छा खेलते थे। उनको तो बहुत स्टाइलिश प्लेयर थे। लेट 90s में इंग्लैंड के एक मैच में वो पेशावर आए थे। वो इंग्लैंड की टीम, वो टीम जिसमें क्रिस ब्रॉड, जो अभी स्टुअर्ट ब्रॉड के फादर हैं, ये होते थे। बाकी सारे प्लेयर्स ही उस टाइम की टीम है। उसमें सईद अनवर हमारी पीक पे थे। तो सईद अनवर ने जबरदस्त इनिंग्स वहाँ भी खेली थी। मैं अगेन कोई मैच ऐसा नहीं होता था कि मैं मिस करता था, तो शाम को होटल में उनसे भी गपशप लगी थी। बहुत खूबसूरत थी, वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अच्छा जी, ओके साकिब, आपकी ये जो यादें हैं ना, ये आपके साथ हमेशा सारी ज़िंदगी जो हैं वो चलती रहेंगी। अच्छा, आप अब वो उस वक्त के जो क्रिकेटिंग ग्रेट्स थे और जिस तरह का उनके अंदर पैशन एंड एग्रेशन था, उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे आजकल के लड़कों के साथ? आपको क्या वो स्पार्क नज़र आता है इन लोगों में जो उस वक्त के वो लोगों में था? ज़हीर अब्बास में, मियां दाद में, सलीम मलिक और इमरान खान और वसीम अकरम एंड वकार यूनुस, नज़र आता है उस तरह का स्पार्क आपको इन लड़कों के अंदर? जरूर नजर आता है जी। ये नहीं आप कह सकते। वो देखें, वो उनकी अपनी एक डिफरेंट टाइप की क्रिकेट थी जिसमें वो लोगों ने एक्सेल किया। लेकिन आप जितनी क्रिकेट अब हो रही है, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, जितने मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, मैं समझता हूँ कि इस करंट दौर में अगर कोई प्लेयर इवन 3 नहीं 2 फॉर्मेट्स में भी खेल रहा है, तो जितनी एफर्ट उनको करनी पड़ती है, जितनी फिटनेस पे अपने आप को
आपको ध्यान देना है अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, कितनी कमिटमेंट्स आपकी मैचेस इन टर्म्स ऑफ मैचेस पर ईयर, तो ये बहुत ज्यादा मेहनत इनको करनी पड़ती है। तो उस जमाने की क्रिकेट लिहाज से वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन आजकल भी जो जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, इसमें आपको परफॉर्म करने के लिए भी कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। तो जरूर वो स्पार्क और वो एनर्जी अब भी है लोगों में, बल्कि शायद ज्यादा ही। अच्छा, ये बहुत सारी बातें चल पड़ी हैं कि शायद इस टीम को चेंज करने की ज़रूरत है, बाबर आजम को चेंज करने की ज़रूरत है। आपका क्या ख्याल है? वसीम अकरम कहते हैं हमारे पास चॉइस नहीं है, इनसे अच्छा जो प्लेयर है वो और है नहीं हमारे पास, यही है जो बेस्ट है पाकिस्तान में, ऐसा ही है? चॉइसेस हैं, लेकिन ये भी अच्छे प्लेयर हैं, कुछ हद तक वसीम अकरम बिल्कुल सही कहते हैं। चॉइसेस हमारे पास हैं। दो तीन लोग ऐसे थे जो रेगुलरली खेलते थे, लेकिन ऑन एंड ऑफ रहे हैं, कभी टीम में है कभी टीम में नहीं है। उन लोगों को वापस लाना चाहिए। कुछ लोगों को देखें, आप इंकरेज करते हैं, मौके देते हैं, लेकिन वो मौके जो आप प्लेयर्स को देते हैं वो मेरिट पे दें, और जहां एक टाइम आता है जहां आपको थोड़ा सा किसी और को ट्राई करना चाहिए। यहाँ आके फिर वो जो आपकी पर्सनल कनेक्शंस हैं, कुछ आपके रिलेशनशिप्स हैं, उनके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि एक्सेस बैगेज टीम के साथ जा रहा होता है। इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहिए। और दूसरा ये कि बाबर आजम कैप्टनसी पे चूंकि बहुत सवालात उठ रहे हैं, तो पर्सनली मेरा ओपिनियन ये कि वो एक अच्छे कैप्टन है, लेकिन शायद एक आध फॉर्मेट उनसे ले लिया जाए, T20 टू बिगिन विद। T20 में किसी और को ट्राई करें, इससे उस पर भी थोड़ा सा बर्डन कम होगा, और एज अ प्लेयर उनको अच्छा रिलैक्स होके फिर मौका मिलेगा खेलने का भी। जैसे कि आपने देखा ही है, वो जो बहुत अच्छा प्लेयर था, कुशल जो था उसका, श्रीलंका का बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर था, ऑल ऑफ अ सडन उसको कैप्टन बना दिया, तो अब वो जो है बेचारा परफॉर्म ही नहीं कर सक रहा है। तो कभी कभी ऐसे होते हैं, और कोहली के बारे में तो हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। ठीक है साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, खासतौर पर आपकी जो मेमोरीज हैं ऑफ क्रिकेटिंग ग्रेट्स, वो आपसे सुन के बड़ा मज़ा आता है, और आपसे हम फिर इसी तरह जुड़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीक बस अब हमारे पास एक आखिरी रह गया है, जिसमें कि अब सारे हमारे जो हैं वो फाइनल मैचेस आएंगे। हमारे कुछ लोग हमारे साथ, हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं, साकिब हम आपको यहाँ पे खुदाफिज बोलते हैं, लेकिन जी हम अब नाजरीन को बताना चाहते हैं कि जनाब अब जो हमारे बाकी के मैचेस हैं उसमें हम डायरेक्टली भी इंडिया के में जुड़ा करेंगे। हमारे एक जो मित्र और हमारे दोस्त हैं वो हिंदुस्तान खास तौर पे जा रहे हैं सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए, एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम, एंड वी आर वेरी प्रिविलेज 770 की टीम जो हम है कि वो हमारे साथ बॉम्बे से डायरेक्टली जुड़ा करेंगे जैसे ही मैच खत्म हुआ करेगा, और हमें वो सारा वहां का जो माहौल है जहां पे जहां पे एक्शन हो रहा है वो हमें सारा जो है वो सुनाएंगे कि इस वक्त क्या हो रहा है, यहां तक कि यहां का टेम्परेचर कैसा है, बाजारों में क्या हो रहा है, लोग जो हैं, टीम्स जो है इस वक्त क्या कर रही हैं, वो सारा माहौल और हाल जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम बॉम्बे, यानी कि या फॉर इंडिया आप कह सकते हैं, फॉर दैट मैटर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए। लेकर उसके साथ साथ सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे अगेन टॉप क्रिकेटिंग लेजेंड्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अगेन दिस इज एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव टू 770 जो हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्लीज हमारे साथ एडवर्टाइज करें अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे प्रोग्राम्स लाते रहें। या तो आप अरफा जी को कॉल कर सकते हैं at 647-898-6245, या कि आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं at 647-242-4746. But thank you very much. Have a great weekend, and that's all the time that we have today. All the best and bye-bye.